हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस बनते थे सब पर हमने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना रखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप इत्मीनान से अगर देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर सभी चैप्टर वाइज जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप आराम से जा करके अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम से कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और आपका एग्जाम जो है नजदीक आ गया है तो अब आप अपनी तैयारी अगर करना चाहते हैं तब भी आप हमारे साथ जो है जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए 160 का ये वीडियो है। आज की इस क्लास में हम जो है केमिस्ट्री का ये जो हमारा तीसरा लेसन है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी के इस एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को आज हम इस लेक्चर्स में जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मत घबराइए। इस लेक्चर्स को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा इस लेसन से और आप अच्छे तरीके से जो है करके आएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आप लोग बच्चों अपनी तैयारी जो है तन मन से लगे रहिए और हमेशा जो है नए कंटेंट को पढ़ते रहिए और पुराना रिवीजन भी करते रहिए। नहीं पता चलेगा नया ही पढ़ोगे, पुराना आपका भूल जाएगा, तो ऐसा ना होने पाए। तो इसलिए हमेशा जो है नए कंटेंट्स को तैयार करिए, पुराना भी रिवीजन करते रहिए। देखिए ये 160 का केमिस्ट्री का वीडियो है जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स को समाप्त करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें देखिए एक ही लेक्चर्स में जो है आपके सभी जितने भी इस लेसन से टॉपिक बनते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन जो पूछा गया है सबको हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केमिस्ट्री की क्लास केमिकल काइनेटिक्स का 160 वीडियो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात उठती है कि ये जो हमारा रासायनिक बलगतिकी है ये क्या है, इसमें किन किन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जान लीजिए ऐसे ही कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अपक्रिया का वेग, यानी जो भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं इनका वेग जो होता है, रासायनिक अपक्रिया का वेग और साथ में वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो रासायनिक अपक्रिया होती है तो इसके वेग को कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अपक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन जो है यह रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है। समझ में आई बातें? तीन बातें हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग और रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक अपक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन जो है इस रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा कि रासायनिक बलगतिकी क्या है, यानी इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनकी क्रिया विधि का अध्ययन जो है रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है उसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है कि अपक्रिया का वेग से आप क्या समझते हैं, यानी किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग के बारे में आपको पूछता है कि अपक्रिया के वेग क्या होता है और इस अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी को अंग्रेजी में कहते हैं और ये आपका अपक्रिया का वेग बोला जाता है। तो देखो सीधी सी बात है, अब ये अपक्रिया का वेग क्या होता है। देखो मान लीजिए कोई हमारा अभिकारक ए है, अब ये उत्पाद बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। भाई ये हमारा अभिकारक है, इसे हम अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक, और ये हमारा उत्पाद है, क्या है, उत्पाद। अब अभिकारक नाम लिखा है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में मिलाया जाता है सबसे पहले हम जो चीजें उसमें मिलाते हैं तो वो हमारा अभिकारक होता है और जो बाद में फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, जो भी मिलाने के बाद कुछ समय बीत जाता है तो जो हमारा बनता है वो उत्पाद होता है। तो अब अभिकारक से उत्पाद बनने में मान लीजिए कुछ ना कुछ समय तो लगता ही होगा, ऐसे थोड़ी मिलाया झट से बन गया, तो मिलाने के बाद कुछ ना कुछ समय लगता है। तो वही कहा गया एकांक समय अंतराल में, यानी कितना समय लिया गया, मान लीजिए एकांक समय लिया गया। कितना समय लिया गया, एकांक समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। भाई अभिकारक जो हमारा होगा वो जैसे जैसे समय बीतेगा कुछ ना कुछ उत्पाद में परिवर्तित होगा। अरे 1 सेकंड लगेगा, थोड़ा मोड़ा परिवर्तित होगा,
अगर 2 सेकंड लगेगा, 1 घंटे में हो सकता है पूरा प्रोडक्ट बन जाए। तो अभिकारक की सांद्रता में धीरे धीरे कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो और चाहे उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो, कब होगा? जब समय बदलेगा तब होगा ना, समय थोड़ा बीतेगा तब होगा। तो सीधी सी बात है, एकांक समय में, कितने समय में? एकांक, मान लो 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में, अब चाहे अभिकारक में कमी हो जाए और चाहे उत्पाद में वृद्धि हो जाए, तो अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता मतलब समझते हो, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। सांद्रता का मतलब कि जिसमें ज्यादा हो। सांद्र, सांद्र का मतलब कि जब मिलाए रहोगे तो उत्पाद नहीं बना रहेगा, सब मिलाया ही तो गया है, तो ढेर सारा रहेगा। और जब धीरे धीरे उत्पाद में बदलेगा तो आप जो मिलाए रहो कम होगा, वो धीरे धीरे कम होगा। और जो उत्पाद हमारा बनेगा शुरुआत में पहले थोड़े होगा या नहीं भी होगा, उसके बाद धीरे धीरे उत्पाद हमारा बढ़ेगा। भाई अभिकारक हमारा इतना है, अब इसमें से थोड़ी देर 1 सेकंड में इतना उत्पाद बना, तो अब ये हमारा ज्यादा है या कम है? तो इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी सांद्रता कम है। अब ये थोड़ी देर बाद मान लीजिए इतना बचेगा, तो थोड़ी देर बाद ये इतना हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद ये इतना बचेगा, तो थोड़ी देर बाद ये इतना हो जाएगा, कुछ देर बाद इतना बचेगा, तो कुछ देर बाद ये और बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घटेगी वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। वो कब? जैसे जैसे समय बीतेगा। तो इसकी परिभाषा बड़ा आसान है कि एकांक समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? एकांक, आप ऐसे कह सकते हैं, एकांक समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन दिखेगा ना, अब चाहे ये घटेगा चाहे वो बढ़ेगा, तो होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझ में आ गई अभिक्रिया का वेग क्या है? आप लिख सकते हैं, माना dt समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन dx हो, तो यानी हम dt समय ले रहे हैं और dt समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन जो परिवर्तित हो रहा है वो dx हो, तो आप लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में आ जाएगा समय अंतराल। लिखते हैं समय, समय अंतराल को समय भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। समझ में आई बात? या इसी को आप इसके अनुसार लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग बराबर यह आपका हो जाएगा dx अपान dt। अरे भाई x परिवर्तन हो रहा है, कब हो रहा है? dt समय अंतराल में, तो अब यही अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा dx अपान dt। समझ में आ गई बात? तो ये तो था अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारक आप लिख सकते हैं ताप का प्रभाव। कौन सा प्रभाव? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव आप जानते हैं, क्या जानते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर आप टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं तो बहुत जल्दी उत्पाद बढ़ जाता है। तो आप बता सकते हैं ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है। और दूसरा जो कारक है उत्प्रेरक का प्रभाव। किसका प्रभाव? उत्प्रेरक का प्रभाव। आप जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप उत्प्रेरक इन्वॉल्व कर देते हैं तो उसका वेग तुरंत जो है इंक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात? तो आप लिख सकते हैं उत्प्रेरक के प्रभाव में, या आप कह सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप उत्प्रेरक इन्वॉल्व कराते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है। चलिए अगला कारक देख लेते हैं, तीसरा कारक अभिकारकों की सांद्रता। अब जाहिर सी बात है, अगर आप ज्यादा अभिकारक मिलाओगे तो उत्पाद भी ज्यादा बढ़ेगा। तो यानी अभिकारकों आप लिख सकते हैं
अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। भाई अगर आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते जाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? चलो अगला देख लो, चौथा, दाब का प्रभाव। भाई सीधी सी बात है, अगर अभिक्रिया पर दाब लगाते हैं तो हमारा सांद्रता जो है कुल मिला के अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दाब अगर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। चलो अगला देख लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति। जो पांचवा है ये प्रकाश की उपस्थिति। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में इनका जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। तो आप लिख सकते हैं बहुत सी अभिक्रिया का वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है। समझ में आई बात? तो ये तो थे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहले इन कारक को ध्यान रखिएगा, ताप का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव, दाब का प्रभाव और लास्ट में प्रकाश की उपस्थिति। तो ये सारे जो है अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। याद हो गया? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है कि अभिक्रिया का औसत वेग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अभिक्रिया का औसत वेग होता क्या है और साथ में इसका उदाहरण। देखो बच्चों, अब बात आती है कि औसत वेग होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो सीधी सी बात है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में, यानी चाहे आप अभिकारक की सांद्रता को परिवर्तित करो और चाहे उत्पाद की सांद्रता को बदलो। भाई अभिकारक लिए रहोगे तो धीरे धीरे वो उत्पाद में परिवर्तित होगा और जो हमारा उत्पाद होगा तो भाई पहले उत्पाद नहीं बना रहता है, उत्पाद बनना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा से उत्पाद बनेगा, धीरे धीरे उत्पाद बढ़ेगा तो अभिकारक घटेगा, उत्पाद बढ़ेगा। तो अभिकारक की सांद्रता में भी परिवर्तन होगा और उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन होगा। और कब होगा? जैसे जैसे समय बीतेगा। तो वही हमने कहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, यानी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। प्रति एकांक समय में, यानी हर एक समक्षण जो है जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। सेम डिफिनीशन है वेग का, रासायनिक अभिक्रिया का वेग और औसत वेग बस सेम है, बस आपको लिखने का तरीके में कितना अंतर करना है वही आपको जानना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। प्रति एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब आप जानते हैं भाई ए है, ये हमारा अभिकारक है और बी हमारा उत्पाद बन रहा है, बी हमारा उत्पाद बन रहा है, ये हमारा अभिकारक है। तो अभिकारक अथवा उत्पाद के प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। आप कह सकते हैं औसत वेग बराबर, आप इसको लिख सकते हैं औसत वेग बराबर अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, भाई अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। भाई ये तो बात हो गई अभिकारक की सांद्रता, या आप कह सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और इस परिवर्तन में लगा समय। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि औसत वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अब एक चीज आप जानते हैं कि भाई अभिकारक के परिवर्तन, जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा तो अभिकारक घटेगा। कैसा घटेगा, क्या होगा? अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे घटती जाती है तो उत्पाद की बढ़ती जाती है। तो हमारा घट कौन रहा? अभिकारक घटेगा ना कि उत्पाद घटेगा। तो अभिकारक जब घटेगा
तो यहाँ पर जो भी परिवर्तन दिखाएंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यानी अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है इसमें हम माइनस लगा देंगे, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। तो प्लस लगाने या ना लगाने से कोई मतलब ही नहीं है, कुल मिला के उत्पाद वाले में प्लस रहेगा। और अभिकारकों सांद्रता में कमी हो रही है, भाई अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन का मतलब कमी होगी अभिकारक में, तो ये हमारा ऋणात्मक चिन्ह में लिखा जाता है। समझ में आ गई बात? ये हमारा ऋणात्मक होगा और ये हमारा धनात्मक होता है, क्योंकि उत्पाद हमारा बढ़ेगा तो ये हमारा धनात्मक होगा, अभिकारक हमारा धीरे धीरे घट रहा है तो ये हमारा जो है ऋणात्मक लिखा जाता है। समझ में आई बात? चलो अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है N1A प्लस N2B gives out M1C प्लस M2D। ये मान लीजिए हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अब इसको हमें दिखाना है औसत वेग इसका, तो आप वेग बराबर लिख सकते हैं। वेग बराबर देखो जितने भी अभिकारक हैं ये सब माइनस में लिखे जाएंगे और जो उत्पाद होगा इसे हम प्लस में लिखेंगे। कैसे लिखोगे? तो ये हमारा हो जाएगा -1/N1 हो जाएगा, और A है तो इसको हम लिखेंगे dA/dt। भाई अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो अभिकारक उत्पाद में जाएगा तो घटेगा ना, तो इसको माइनस में लिखेंगे, बराबर अगर हम इसकी बात करें N2B की तो ये भी माइनस है 1/N2, और ये हो जाएगा dB/dt। अब ये भी चूंकि परिवर्तित हो रहा है तो ये भी माइनस में होगा। और देखिए ये उत्पाद है तो उत्पाद भाई ये प्लस में बढ़ेगा तो ये हमारा M2 हो जाएगा, और ये dC/dt। अब चूंकि ये बढ़ रहा है तो इसे हम प्लस में ही रहने देंगे, और साथ में 1/M2, और ये हो जाएगा dD/dt। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से अभिक्रिया के वेग का जो है हम समीकरण जो है इस प्रकार लिखते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं। भाई जितना अभिकारक होगा, अभिकारक हमारा घटेगा तो इसमें हम माइनस लगा देंगे, और जो हमारा उत्पाद होगा इसको हम प्लस में लिखेंगे। अब प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ बात तो एक है, लेकिन माइनस लगाना आवश्यक है, तो अभिकारकों वाले में माइनस लगा दिया जाएगा और उत्पाद वाले में प्लस लगा के लिखा जाएगा। कैसे लिखोगे? 1/N1 और dA/dt, क्योंकि A हमारा चेंज हो रहा है, कब हो रहा है? dt समय अंतराल में। ऐसे B के बारे में लिखेंगे, ये भी माइनस में लिखेंगे, और M1 M2 जो होगा इस तरीके से प्लस में लिखा जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये है हमारा अभिक्रिया का औसत वेग क्या। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा गया है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, या अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की परिभाषा बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से बनते हैं सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका बनता है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, या इसको जो है उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को भी देख लेते हैं, ये होता क्या है। देखो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की परिभाषा बताने के लिए इसको आप डेरिवेशन के माध्यम से ही बताएंगे। कैसे बताओगे? देखो मान लीजिए A हमारा अभिकारक है और ये जो है उत्पाद में परिवर्तित होगा। कैसे होगा? भाई A हमारा अभिकारक है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा उत्पाद में जाएगा। आप इसको लिखेंगे प्रारंभ में मोलर सांद्रता। क्या लिखेंगे? प्रारंभ में मोलर सांद्रता। तो प्रारंभ में जो मोलर सांद्रता होगा A लिया जाएगा, अभी उत्पाद तो बना नहीं है तो 0 हो जाएगा, और फिर आप लिखेंगे 30 समय बाद मोलर सांद्रता। भाई आप जानते हैं जब कुछ समय बीतेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट मान लीजिए हमारा X बना, तो अब ये कहां से घटेगा? इसी में से घटेगा, A में से ही तो घट जाएगा, तो ये हमारा X जो उत्पाद बनेगा A माइनस X हो जाएगा। 30 समय बाद थोड़ा कुछ परिवर्तन होगा तो X मान लीजिए बना होगा तो A में से घट जाएगा। अब आप लिख सकते हैं माना अभिक्रिया का वेग अभिकारक A की मोलर सांद्रता के समानुपाती हो तो t समय पर अभिक्रिया का वेग बराबर भाई dx/dt। अरे dt समय अंतराल में dx परिवर्तन हुआ होगा, ये समानुपाती हुआ होगा a माइनस x के। समझ में आया कि नहीं? भाई अभिक्रिया का वेग dx/dt होता ही है, ये समानुपाती होगा 30 समय बाद मोलर सांद्रता के,
तो a माइनस एक्स जो है t समय बाद परिवर्तित हुआ है, तो ये हमारा a माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप समानुपाती हटाएंगे तो आप df अपॉन dt भाई बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट के लिखेंगे और a माइनस एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? समानुपाती हटाओगे तो एक कांस्टेंट रखोगे। अब ये k कौन है? आप लिख सकते हैं जहां के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। के कौन है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब मान लीजिए ये जो हमारा अभिकारक है इसकी सांद्रता 1 मोल हो। आप लिख सकते हैं माना अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल हो तो, यानी अभिकारकों की सांद्रता हमारी 1 मोल हो तो भाई a माइनस एक्स ये हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा? k बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं भाई? अगर हम a माइनस एक्स जो है 1 मोल मान लेते हैं तो dx अपान dt बराबर k हो जाएगा। अर्थात k का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा, यानी जो हमारा k का मान होगा वो अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। भाई dx अपान dt क्या है? अभिक्रिया का वेग ही तो है, तो k बराबर k के बराबर हो जाएगा। तो अब इसकी परिभाषा आप जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो भाई? आप सीधी सी बात है कि इस प्रकार इसकी डिफिनेशन जो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को, स्थिर ताप पर अभिकारकों के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। भाई हमारा इकाई सांद्रण पर ही जब हम 1 मोल लेते हैं इकाई सांद्रण पर, तभी तो हमारा वेग जो होता है वो वेग, अभिक्रिया का वेग जो रहता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है, तो इसी को वेग स्थिरांक कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो था अभिक्रिया का वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, और ये जो है इस तरीके से इसकी परिभाषा जो है निकल के आती है। समझ में आ गया होगा। अब इसी पर एक नोट्स के टाइप में हम आपको 2 पॉइंट बताएंगे। ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में किसी न किसी रूप में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। इसको आप नोट करके पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा नोट्स जो है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व ताप में संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही पूछा गया है आपके एग्जाम में कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व ताप क्या संबंध होता है, तो इसको जान लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं log k1 अपान k2 बराबर e t2 माइनस t1 अपान 2.303 r t1 t2। ये जो है संबंध होता है वेग स्थिरांक व ताप। इसको जाने रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन क्या है इसको भी लिख लेते हैं। जहां T1 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 है तथा T2 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K2 है। भाई T1 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 है और T2 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K2 है। E बराबर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा, इसको ध्यान रखना। और R बराबर, इसको भी जान लो, गैस स्थिरांक है। कौन है? गैस स्थिरांक। तो ये जो है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व ताप, ये संबंध जो है आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने रहना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आपने लिखा है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और ताप में संबंध होता है। भाई इसको सही कर लो, ये हमारा होता है ताप में संबंध। यहाँ पर ये ताप में संबंध होगा। भाई T1 T2 ताप है, ठीक है। और अगला जो है हमारा वेग स्थिरांक व ताप गुणांक में संबंध। देखो वेग स्थिरांक व ताप में संबंध अगर कहेगा तो इसको लिखना है, और अगर वेग स्थिरांक व ताप गुणांक में संबंध कहता है तो ये फार्मूला होगा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक बराबर, इसका फार्मूला T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान बटा T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। देखो अगर वेग स्थिरांक व ताप गुणांक में संबंध कहे
तो इसको याद रखना, वेग स्थिरांक व ताप गुणांक बराबर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस वेग स्थिरांक का मान बटे में T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। और अगर वेग स्थिरांक व ताप में संबंध पूछे सिर्फ और सिर्फ ताप में, तो आप बताएंगे लाभ K1/K2 बराबर E T2 - T1/2.303 R T1 T2 ये संबंध होता है। समझ में आई बात? जाने रहना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब आता है वो है अवक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ये उदाहरण सही सा आपको समझाना रहता है। तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अवक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन हमने जो बताई है कि किसी अवक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त, यानी कोई भी अवक्रिया की जो दर होती है यानी जो कोटि होती है वो समीकरण में व्यक्त अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को अवक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी जो भी अलग अलग अभिकारक दिए रहते हैं उनकी जो सांद्रता होती है, उनके जो घात होते हैं, उनके योग को व्यक्त करते हैं। अब इसको कैसे लिखोगे? देखो इसको आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा A और प्लस B हमने रिएक्शन कराया और उत्पाद हमारा C बनता है। तो भाई ये एक अभिकारक ये हमारा कौन है? ये सब के सब अभिकारक है। A अभिकारक है, B अभिकारक है। तो अगर हम अभिक्रिया की दर की बात करें, यानी इसका जो दर समीकरण प्राप्त होता है, दर समीकरण की अगर हम बात करें तो हमारा जो दर समीकरण होगा R बराबर वो होगा K, इसको लिखेंगे A की पावर, अगर इसको X मान लेते हैं, मान लो ये X है और ये हमारा जो है यहाँ पर Y है, तो ये हो जाएगा A की पावर X और दूसरा जो हमारा होगा B और इसकी पावर हो जाएगी Y। तो हमारा ये दर समीकरण R बराबर ये मिलेगा। और अगर इसकी कोटि पूछी गई है तो हमें जो कोटि बताना होगा वो X प्लस Y हो जाएगा। तो परिभाषा में क्या कहा गया कि अवक्रिया की दर समीकरण, यानी जो हमारा दर समीकरण होगा उसमें व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता, यानी जो हमारे अभिकारक होंगे इनकी जो सांद्रताएं होंगी उनके घातों के योग के बराबर होता है। यही तो हमने लिखा है भाई, कोटि बराबर X प्लस Y। भाई A की घात जो है X है और B की घात Y है, तो इन दोनों के घातों के योग के बराबर जो है अवक्रिया की कोटि होती है। इसी तरीके से आप और भी रिएक्शन बता सकते हैं कि सीधी सी बात है, किसी अवक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता, जो भी अभिकारक की सांद्रता होगी उनकी घातों के योग के बराबर अवक्रिया की कोटि होती है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करें, इसी को हम दूसरे हिसाब से अगर देखें तो उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अवक्रिया के वेग को प्रभावित करती है अवक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या नहीं समझ में आया? उन अणुओं की संख्या, जैसे मान लो अभिक्रिया अभिकारक आप कई लिए हो, अब उसमें देखो कि कौन सा अभिकारक ऐसा है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहा है, तो उन अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। एक छोटी सी डिफिनेशन है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा है C12H22O11, इसको अगर आप जल में डालते हैं तो ये हमारा बनेगा C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक हमारा ग्लूकोज होगा, ये ग्लूकोज है, और दूसरा जो बना है फ्रक्टोज है, और ये हमारा है सुक्रोज। समझ में आई बात? तो जब हम सुक्रोज को जल में घोलते हैं तो एक ग्लूकोज बनेगा, दूसरा फ्रक्टोज बनेगा। तो अब इसमें अगर देखा जाए, देखो इस अभिक्रिया में अगर आणविकता की बात करोगे तो एक अणु ये है, एक अणु ये है, आणविकता 2 होगी लेकिन कोटि 1 है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो हमारा अणु की सांद्रता प्रदर्शित हो रहा है, जो कोटि का निर्धारण करता है, वो हमारा सुक्रोज होता है। तो इस अभिक्रिया की अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि जो होगा 1 होगा, लेकिन अगर आणविकता की देख लिया जाए कि आणविकता कितनी है, कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो हमारे 2 अणु जो है 2 अणु का है, यानी इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई 2 अणु मान लीजिए एक ये है, क्या है, तो उन अणुओं की संख्या किनके, जैसे यही तो अणु सांद्रता व्यक्त कर रहा है, तो उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। याद हो जाएगा? नहीं लिख पाओगे? चलो लिख देते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि उन अणुओं की संख्या
जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? चाहे आप ये डिफिनेशन लिख लीजिए और चाहे इस डिफिनेशन को लिख लीजिए और एक एग्जाम्पल आप जो है दे दीजिए कि जैसे मान लीजिए चीनी के जल अपघटन में अगर देखा जाए तो चीनी ही यानी जो सुक्रोज हमारा होता है वो एक अणु होता है, तो इसकी कोटि जो होगी एक होगी, लेकिन इसकी आणविकता अगर देखा जाए तो दो अणु होते हैं। तो ये जो है अभिक्रिया की कोटि जो है कहलाते हैं। भाई उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता के यानी जो अभी हमारा अभिकारक होता है उसकी जो सांद्रता होती है उनके घातों के योग के बराबर होता है अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो दर समीकरण जब हमारा r मान लीजिए इसका अगर देखा जाए तो ये बनेगा, तो इसकी कोटि जो होगी x + y होता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो थी अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और इसका उदाहरण हो। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित बताओ। तो ये अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, चलो इसको भी जान लेते हैं। तो देखो आणविकता नाम है अणुओं की संख्या, यानी कहने का मतलब जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी उनमें अभिकारक अणुओं की कुल संख्या कितनी है। भाई जितने अभिकारक अणुओं की इनकी संख्या होगी, टोटल संख्या होगी, वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो सीधा सा इसका डिफिनेशन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया? चलो एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है H2 + I2। अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा बनेगा 2HI। तो अगर इसकी हम आणविकता की बात करें तो इसकी आणविकता अगर देखा जाए तो इसकी जो आणविकता होगी, आणविकता आप देख रहे हैं कितने अणु इसमें भाग ले रहे हैं। तो एक अणु हाइड्रोजन का और एक अणु आयोडीन का आपस में मिलकर दो पार्टिकल HI बना रहे हैं। तो अणुओं की संख्या कितनी है, एक ये दो अणु भाग ले रहे हैं। तो इसकी आणविकता जो होगी द्विअणुक होगा। कितना होगा? यह अभिक्रिया जो होगी द्विअणुक होगा, मतलब इसकी आणविकता जो है 2 होगी। समझ में आ गई बात? चलो दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए C12H22O11 और ये H2O है, इसको जब घोलेंगे तो हमारा बनेगा C6H12O6 + C6H12O6। अगर इसकी आणविकता की बात किया जाए यानी इसकी आणविकता कितनी है, तो आप देख रहे हैं भाई इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी भी आणविकता 2 होगी। इसी तरीके से अगर तीसरे रिएक्शन की बात करें 2NO + O2 और गिव्स आउट बनेगा 2NO2। अगर इसकी आणविकता की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो आणविकता आपको मिलेगी, आप देख रहे हैं दो अणु NO के और एक अणु O2 के मिल करके 3 अणु आपस में भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता जो होगी वो 3 होगी। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से इन अभिक्रियाओं के भाई किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, भाई 2 अणु ये है, एक ये 3 अणु ये है, तो इसकी आणविकता 3 हो जाएगी। कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। समझ में आ गया? और इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, खूब नंबर लगा के पूछा गया है, वो है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर बताओ। यानी तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो एक साइड में आप आणविकता और एक साइड में कोट ऐसे भी लिख करके आप जो है बता सकते हैं, और चाहो तो नंबर वाइज अलग अलग करके भी आप वैसे ही बता सकते हैं। एक ही में आणविकता पहले लिखो बाद में कोट लिखो, दोनों के बारे में बता सकते हैं। तो चाहे जैसे लिखिए। चलिए हम आपको जो है अलग अलग करके जो है इसके बारे में बता देते हैं। तो इसमें सबसे पहला अंतर जो आणविकता की है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। यानी अभिक्रिया की आणविकता जो होती है एक सैद्धांतिक मान होता है। यानी जो अभिकारक लिखे गए होते हैं, अभिकारक उनमें जो मान रहता है उन्हीं को जोड़ करके जो है सैद्धांतिक मान बताया जाता है। लेकिन अगर अभिक्रिया की कोट की हम बात करें तो यह एक प्रायोगिक मान होता है।
यानी अपक्रिया की कोटि जो है प्रयोगों द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। यानी इसको जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे तब तक आप अपक्रिया की कोटि के बारे में नहीं बता सकते। तो अपक्रिया की आणविकता जो है एक सैद्धांतिक मान होता है, जबकि अपक्रिया की कोटि जो होती है इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। समझ में आ गई बात? चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है यह वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। यानी अपक्रिया की आणविकता जो होती है, अपक्रिया के अभिकारक पदों में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल जो संख्या होती है वो अपक्रिया की आणविकता होती है। लेकिन अगर बात हम अपक्रिया की कोटि की करें तो अपक्रिया की कोटि जो होती है यह समीकरण में व्यक्त सांद्रता के पदों के घातों का योग होता है। यानी जो हमारा सांद्रता होती है उनके जितने पद होते हैं उनकी जो घात होती है उनके घातों का योग जो है होता है वो अपक्रिया की कोटि कहलाते हैं। समझ में आई बात? अपक्रिया की जो आणविकता होती है वो अभिकारक अणुओं में जितने अणु भाग लिए होते हैं उनकी कुल संख्या होती है, जबकि अपक्रिया की कोटि जो होती है यह समीकरण में व्यक्त सांद्रता के उनके घातों के योग के बराबर जो है कोटि होती है। समझ में आई बात? चलो अगला देख लेते हैं। इसका मान कभी शून्य नहीं होता। अरे अपक्रिया की आणविकता है, बिना अणु भाग लिए ही उत्पाद बनाएंगे तो अपक्रिया की आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। लेकिन अगर कोटि की बात करें तो अपक्रिया की कोटि का मान शून्य भी हो सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, जबकि अपक्रिया की आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। समझ में आ गई बात? चलो अगला देख लो। इसका मान कभी भी भिन्नता नहीं हो सकता। यानी अपक्रिया की आणविकता जो होती है कभी भी भिन्न नहीं होता, जिसकी जो आणविकता होगी उतना ही होगा। लेकिन अगर बात अपक्रिया की कोटि करें तो अपक्रिया की कोटि का मान भिन्न भी हो सकता है, यानी भिन्नतम भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये अपक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जाने रहिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर हर बार जो है एक के बाद एक नंबर लगा के पूछा जाता है। कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो कई सेट बनते हैं तो हर एक सेट में कहीं ना कहीं रखा जाता है। तो चलिए ये तो बात हो गई अपक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं और शून्य कोटि की अपक्रिया का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है और इसका उदाहरण क्या है, इसको भी जान लेते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो भाई वो अपक्रिया की वह दर, यानी जो अपक्रिया हमारी हो रही है उसका जो दर है जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। यानी वह अपक्रिया जिसकी जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। बड़ा आसान है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है और ये हमारा अभिकारक है। तो जो हमारा अभिकारक है इसका जो दर होगा, यानी अगर हम बात शून्य कोटि की अपक्रिया की करें तो ये शून्य कोटि की अपक्रिया जो हमारा होगा dx/dt उस समानुपाती होगा a की पावर 0। क्यों? एक a पर निर्भर ही नहीं करेगा, इसका शून्य घात पर निर्भर करता है। तो ये हमारा dx/dt बराबर a की पावर 0 हो जाएगा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा जो अपक्रिया की दर बनेगा dx/dt यहाँ बराबर लाओगे तो एक कांस्टेंट रखोगे और a की वैल्यू जब 0 हो ही जाएगा तो यहाँ पर ये आपका k आ जाएगा। तो ये आपकी शून्य कोटि की अपक्रिया का जो वेग बनेगा dx/dt बराबर k ही होगा। समझ में आ गई बात? अगर आप इसके उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 और गिव्स आउट 2HCl और ये जो है सूर्य का प्रकाश, यानी जो अपक्रिया हो रही है हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। ये Hb की उपस्थिति में हो रहा है। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? Hb की उपस्थिति में हो रहा है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। अतः यह अपक्रिया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहा जाता है। तो इसका जो दर होगा, इसका जो वेग बनेगा वो बन जाएगा
dx अपान dt समानुपाती ये आपका हो जाएगा H2 का पावर 0 हो जाएगा और Cl2 का ये पावर 0 हो जाएगा। समझ में आई बात करें भाई। ये जो आपकी अपक्रिया दिख रही है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसका जो वेग बनेगा अपक्रिया का वेग वो dx अपान dt समानुपाती H2 का 0 हो जाएगा और Cl2 का 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। यानी वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ना करे उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। हो जाएगा और उसका एक उदाहरण हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब शून्य कोटि की अपक्रिया का व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाता है इसको भी हम जान लेते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई अभिकारक है A और ये जो है B में चेंज या आप कह सकते हैं B और C में बदल रहा हो, तो अब ये हमारा अभिकारक है और ये जो हमारा बना हुआ है ये उत्पाद है। अगर हम बात शून्य कोटि की अपक्रिया के हिसाब से करें, शून्य कोटि अपक्रिया का वेग, तो अगर हम शून्य कोटि की अपक्रिया के हिसाब से बात करें तो ये हमारा जो होगा dx अपान dt समानुपाती a की पावर 0 बनेगा। सीधी सी बात है, ये शून्य कोटि की अपक्रिया के हिसाब से ही होगा जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, यानी शून्य घात पर निर्भर करता है। समानुपाती हटाओगे तो dx अपान dt एक बराबर लगाओगे और साथ में एक कांस्टेंट रखेंगे और ये a की पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप a की पावर 0 लिख रहे हो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो समीकरण बन जाएगा dx अपान dt बराबर k हो जाएगा। तो ये इतना हमें जो है शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक k बराबर dx अपान dt मिल जाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे? देखो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, देखो इसको आप लिखेंगे dx अपान dt बराबर जो k है इसको हम यहाँ लाएंगे तो हमारा dx बराबर जो हो जाएगा k dt हो जाएगा। और ये जो समीकरण है इस समीकरण का समाकलन करते हैं, यानी ये जो समीकरण एक मिलता है समीकरण एक का समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा dx बराबर और समाकलन k dt हो जाएगा। इसमें k का समाकलन नहीं होगा तो ये हमारा dx बराबर इस k को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसका dt हो जाएगा। एक बात आप अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए कि अगर मान लीजिए ये समाकलन dx है तो ये x मिल जाता है और जो समाकलन अगर मान लीजिए dt अगर लिखा कहीं जाता है तो ये जो है पूरा पूरा t हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो dx d का प्रयोग वही किया जाता है जहां पर अति सूक्ष्म की बात की जाती है, यानी बहुत थोड़े के लिए बात किया जाता है। तो थोड़ा हमारा dx है इसका समाकलन करोगे तो ये पूरा कम से कम हो जाएगा तो x हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से अति सूक्ष्म समय अंतराल अगर हम dt की बात कर रहे हैं तो इसका समाकलन हटाओगे तो हमें कंप्लीट t जो है प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ठीक ऐसे ही करना है, तो ये dx की वैल्यू जो है x हो जाएगा, अब k रहेगा ही रहेगा और dt की वैल्यू t हो जाएगा और एक समाकलन स्थिरांक c जो है हम लगा देते हैं। यह समीकरण हमारा 2 जो है प्राप्त हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें यदि हम क्या करें कि t बराबर 0 कर दें और x बराबर 0 रख दें तब यह समीकरण जो हमें प्राप्त होगा, भाई x की जगह पे 0 आपने रख दिया है और बराबर ये k हमारा है ही है और t की जगह पे 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें c जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमें c बराबर 0 जो है प्राप्त हो जाएगा। तो अब इस c का मान उठा करके समीकरण 2 में रखेंगे। भाई c का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा यहाँ पर अगर रखेंगे तो हमारा बन जाएगा x बराबर kt प्लस 0 हो जाएगा, तो x बराबर हमें kt जो है प्राप्त हो जाएगा। और इसको ठीक से देखेंगे, अगर हम k बराबर निकालते हैं तो हमें x अपान t ये जो है k का मान वेग स्थिरांक k का मान जो है व्यंजक शून्य कोटि की वेग स्थिरांक k का मान जो है k बराबर x अपान t जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए इसके अगर हम मात्रक की बात कर लेते हैं। भाई इसका अगर मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक आप जानते हैं x क्या होता है, मोल होता है।
भाई x मोलों की संख्या होती है, तो ये हमारा हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ये आ जाएगा, और साथ में बटे में समय होगा यानी टाइम जो दिया गया होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति समय को अगर हम सेकंड में लेते हैं तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और फिर सेकंड इनवर्स, ये भी लिखा जाता है। यानी कहने मतलब शून्य कोट की अपक्रिया का जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स भी लिख सकते हो। इस तरीके से जो है इसका मात्रक जो है प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात थी शून्य कोट की अपक्रिया का व्यंजक किस प्रकार स्थापित किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा जो काफी जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है प्रथम कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं और इसके उदाहरण सहित बताओ। ये तो बात हो गई प्रथम कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताओ। साथ में प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी पर आपके न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रथम कोट की अभिक्रिया होती क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। आप ऐसे कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिनकी सांद्रता अभिकारकों के केवल एक घात पर निर्भर करता हो, जिनकी सांद्रता अभिकारक के केवल एक घात पर निर्भर करता हो, उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिनकी सांद्रता अभिकारक के शून्य घात पर निर्भर करती है तो शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिकारक की एक सांद्रता पर निर्भर करती है तो वह जो है प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। चाहे जैसे याद रखो, आपको याद रखना है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की वह कोट जो अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती हो प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है, या प्रथम कोट की वह अभिक्रिया जिसकी सांद्रता एक अभिकारक पर निर्भर करता हो प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। आपको याद करना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद हो जाए उसी को आप याद रखिए। समझ में आई बात? चलो इसको देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद बन रहा है, तो ये हमारा अभिकारक है। अभिकारक अगर इसके हम प्रथम कोट की अभिक्रिया की बात करें, इसको प्रथम कोट की अभिक्रिया, तो प्रथम कोट की जो अभिक्रिया होगी हमारी वो dx अपान dt समानुपाती a की पावर 1 बनेगा। भाई अभिकारक हमारा a है तो a के ऊपर एकल घात जो होगा यही प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ में आई? यानी जो हमारा अभिक्रिया की दर होगी वो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके अगर हम उदाहरण की बात करें कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का कोई उदाहरण बताइए। आप लोगों ने सुना होगा चीनी का जल अपघटन। हमारे पास उदाहरण है चीनी का जल अपघटन। अब अगर हम चीनी का जल अपघटन कराते हैं तो चीनी का फार्मूला है C12H22O11 और इसको हम H2O में जब घोलेंगे तो ये हमारा बनेगा C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक हमारा ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, और दूसरा हमारा जो बनेगा ये फ्रक्टोज बनेगा, और ये हमारा सुक्रोज है। सुक्रोज है तो चीनी का जल अपघटन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है वो प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें जो अभिकारक हमने लिया है इसकी जो पूरी सांद्रता जो डिपेंड करती है वो केवल सुक्रोज पर ही निर्भर करती है, ना कि वाटर पर। अगर इसकी आप आणविकता की बात करते हैं तो इसमें 2 अणु है, एक सुक्रोज का है और एक जो है वाटर का है, लेकिन इसकी जो कोटि अगर बताएंगे तो इसकी एक कोटि होगी, यानी ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो है उदाहरण होता है। इसी तरीके से अगर दूसरा उदाहरण आप देखना चाहें तो दूसरा है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO C2H5
और इसका आप जब जल में घोलोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COOH बनेगा और दूसरा हमारा C2H5OH बनेगा। ये हमारा एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड, और दूसरा हमारा एथिल अल्कोहल बनता है। और ये हमने जो मिलाया है इसका नाम है एथिल एसीटेट। भाई एथिल समूह इधर है, एसीटेट समूह इधर है। तो ये हमारी जो अभिक्रिया है ये भी प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? क्योंकि ये जो जल है, जल इस पर इसकी सांद्रता जल पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल एथिल एसीटेट पर ही निर्भर करता है। और एथिल एसीटेट का एक ही अणु है, इसीलिए ये हमारी जो अभिक्रिया है ये प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गए इसके उदाहरण और ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब हम इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक भी देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए अभिकारक है और ये जो है उत्पाद बनता है। तो सबसे प्रथम जो हमारा अभिकारक है, ये प्रारंभ में मोलों की संख्या जो लिया जाएगा, तो प्रारंभ में जो मोल लेंगे वो हमारा A हो जाएगा और जो हमारा उत्पाद बना होगा वो 0 होगा। भाई जो भी हम मोल्स लेंगे, स्टार्टिंग में जो मोल्स लिया जाएगा वो लिया जाएगा, तो उत्पाद तो बना नहीं होगा। चलिए, t समय बाद मोल। अब अगर समय कुछ बदलेगा तो मान लीजिए हमारा x मोल जो है उत्पाद बनता है, तो इसी में से घट जाएगा, a में से ही तो x घट जाएगा। अरे जितना x घटा होगा उतने तो बना होगा x। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये x बना होगा तो a में से घट जाएगा, a माइनस x हो जाएगा। तो इसको अगर हम प्रथम कोट की अभिक्रिया के हिसाब से देखते हैं तो हमारा जो होगा dx/dt समानुपाती, ये हमारा a की पावर 1 होगा। भाई सीधी सी बात है, a की पावर 1 और यहाँ एक है ही है, इसको आप लिख सकते हैं dx/dt। ये हमारा हो जाएगा, ये समानुपाती हटाओगे कांस्टेंट के लाएंगे और ये a की पावर 1 हो जाएगा। अब इसी को अगर हम t समय बाद की बात करें, t समय बाद, भाई t समय बाद अगर इसी को देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा dx/dt बराबर k रहेगा ही रहेगा। तो ये a जो हमारा होगा वो a माइनस x हो जाएगा। ये हमारा a, भाई t समय बाद अगर देखा जाए तो a माइनस x है, तो dx/dt बराबर k a माइनस x मिल जाएगा। इसका एक काम करते हैं, ये इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये हमारा dx/a माइनस x यहाँ कर लेते हैं और बराबर k है और इसको dt कर लेते हैं। तो ये जो हमें समीकरण मिलता है इसका समाकलन करने पर, यानी इस समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो भाई इसका समाकलन करोगे तो ये आप समाकलन निशान लगाओगे, ये हो जाएगा dx/a माइनस x बराबर, और ये समाकलन होगा k dt। एक चीज आप जानते हैं कि ये जो हमारा dx/a माइनस x है, यहाँ पर k का समाकलन नहीं होगा, k बाहर कर लेंगे तो ये हमारा dt हो जाएगा। समझ में आई बात? एक चीज आपको पता है, क्या पता है कि 1/a माइनस x जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है माइनस लॉग e, ये a माइनस x जो है लिखा जाता है, यानी 1/a माइनस x को माइनस लॉग e a माइनस x जो है लिखा जाता है। तो ठीक इसको यहाँ हम सही करेंगे, तो यहाँ पर जब समाकलन हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस लॉग e a माइनस x ये हो जाएगा और बराबर k रहेगा। इससे पहले हमने आपको बताया था ये जो dt होता है ये t हो जाता है, तो ये t हो जाएगा और साथ में समाकलन स्थिरांक c लेंगे और ये हमें समीकरण 2 जो है प्राप्त हो जाएगा। अब इस समीकरण पर यदि हम क्या करें कि x बराबर 0 ले लें और t बराबर जो है 0 ले लिया जाए, तो यही समीकरण यानी x बराबर 0 और t बराबर 0 इस समीकरण पर रखते हैं तो हमें जो मिले माइनस लॉग e और ये हमें a हो जाएगा, और भाई t बराबर 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा और हमें x की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, ये a हो गया और ये 0 हो जाएगा, तो ये बराबर c, यानी हमें माइनस लॉग e a बराबर c जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। आप लिख सकते हैं c का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो c का मान मिला है
इसको समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमें जो मिलेगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स हो जाएगा और बराबर के और टी हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस लॉग ई ए जो है आ जाएगा। भाई इसको आप चाहे इधर कर लो और चाहे इसको इधर भेज दो तो हमारा जो केटी बराबर मिल जाएगा, केटी बराबर लॉग ए, भाई इसको अगर इधर लाए हो तो लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स हो जाए। आप एक फार्मूला जानते हैं लॉग एम माइनस और लॉग एन, भाई लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपान एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपान एन होता है। तो ऐसे यहाँ पर लॉग ए माइनस एक्स है तो ये आपका बदल जाएगा, ये आपका केटी बराबर लॉग ए अपान ए माइनस एक्स ये हमारा बन जाएगा। अगर रोक लेते हैं के को रोकते हैं तो ये हमारा 1 अपान टी, उसके बाद लॉग यहाँ पे ई रहेगा ये ई और a अपान ए माइनस एक्स जो है ये हमारा आ जाएगा। अगर हम log e की वैल्यू देखें, अगर log e की वैल्यू देखा जाए तो log e बराबर होता है 2.303 log बेस 10, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको इसी पे रखेंगे तो हमें जो समीकरण मिलेगा k बराबर 2.303 अपान टी, उसके बाद log बेस 10 a अपान ए माइनस एक्स जो है समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण जो है बोला जाता है। समझ में आया होगा कि किस प्रकार जो है इस समीकरण को सॉल्व किया जाता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर dx अपान dt समानुपाती a की पावर 1 हो जाएगा तो ये dx अपान dt बराबर k a की पावर 1 हो जाएगा। अगर t समय बाद देखोगे dx अपान dt बराबर k तो यहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ आप a भी लिख सकते हो। उसके बाद अब ये जो समीकरण है यहाँ हमने इसको ले आए और इसको यहाँ कर दिया तो ये ऐसे करने पर समीकरण 1 बनेगा। इस समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो ये समाकलन इस तरीके से होगा, यहाँ के हमने बाहर कर लिया और 1 अपान ए माइनस एक्स बराबर माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बनता है तो यहाँ पर हमने रखा तो ये हमारा मिल जाएगा, ये हमारा समीकरण मिलेगा। और इस समीकरण के बाद यदि हम x बराबर 0 और t बराबर 0, आप जानते हैं यहाँ पर जब रखोगे तो kt और साथ में समाकलन स्थिरांक c भी हमेशा रखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। और यदि हम x बराबर 0 और t बराबर 0 रखते हैं इस समीकरण में तो हमारा log ई a और जो हमें c जो है प्राप्त होता है। भाई यहाँ t की जगह पे 0 रखोगे 0 हो जाएगा और यहाँ x की जगह पे 0 रखेंगे तो a बचेगा तो ये c की वैल्यू इतना आ जाएगा। अब ये c का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। भाई यहाँ पर ये रख दिया जाएगा और रखने के बाद इसको आप इधर ले लेते हैं तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा तो kt बराबर log ई a माइनस log ई a माइनस एक्स हो जाएगा। और kt बराबर अब आप जानते हैं log m और माइनस log n बराबर होता है log m अपान n होता है तो ये हमारा log ई a अपान a माइनस एक्स हो जाएगा। t अगर हम भेजेंगे नीचे तो k बराबर 1 अपान t हो जाएगा, log ई a अपान a माइनस एक्स हमारा मिल जाएगा। अगर हम log e की वैल्यू देखा जाए 2.303 होता है log बेस 10 तो बेस 10 में अगर लेंगे तो k बराबर 2.303 अपान t log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स मिलता है। समझ में आई बात? अगर इस समीकरण में देखा जाए तो कौन क्या है तो आप यहाँ बता सकते हैं। इस समीकरण में k बराबर वेग स्थिरांक है, क्या है? वेग स्थिरांक। t जो है समय है, समय होता है और a जो है प्रारंभिक सांद्रता है और a माइनस एक्स जो होता है t समय बाद सांद्रता, यानी a माइनस एक्स जो होता है वो t समय बाद सांद्रता होता है। अब इसके अगर हम मात्रक की बात कर ले तो इसका जो मात्रक निकल के आता है, मात्रक, भाई यहाँ पर ये वैल्यू क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है तो ये 1 अपान टी हो जाए, साथ में ऊपर a लिखा गया है तो a का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर, और बटे में a माइनस एक्स भी जो होगा वो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो आप जानते हैं मोल प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 अपान समय हो जाएगा। तो इसको अगर और ठीक करोगे तो इसका जो मात्रक मिल जाएगा
वो समय इनवर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? समय इनवर्स। अगर आप सेकंड में लेते हैं तो ये हमारा सेकंड इनवर्स जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? तो सेकंड इनवर्स आप कह सकते हैं या समय इनवर्स भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार जो है प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक जो है निकाला जाता है और इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से बनता है कि अर्ध आयु काल से आप क्या समझते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं और यह जो है अर्ध आयु काल और साथ में वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है, ये भी पूछा जाता है। और साथ में इसी क्वेश्चन पर जो दूसरे टाइप से पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसको आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्ध आयु काल होता क्या है। तो देखो भाई, अर्ध आयु काल वह समय होता है। क्या होता है? एक समय है। अर्ध आयु काल एक समय होता है जिसमें या जितने समय में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। यानी कोई पदार्थ जो होता है वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए जितने समय में, वही वह समय जो होता है अर्ध आयु काल कहलाता है। यानी अर्ध आयु काल वह होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। ये बात हो गई। अब इसके अगर हम समीकरण की बात करें तो प्रथम कोट की अपक्रिया के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रथम कोट की अपक्रिया, तो भाई प्रथम कोट की अपक्रिया होती है के बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस x जो है होता है। ये आपको याद है प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण होता है। अब इसी में माना, अगर हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, जो हमारा t है वो t 1/2 t हाफ मान लिया जाता है और इसी में जो x है वो a अपान 2 मान लिया जाता है, यानी आधा रह जाता है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। तो ये वैल्यू इस समीकरण पर रखते हैं तो हमें k बराबर भाई 2.303 अपान t की जगह पे t 1/2 रखेंगे और log बेस 10 जो है हमारा a तो रहेगा ही रहेगा और a माइनस a अपान 2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसको अगर ठीक से साफ करेंगे तो ये हमारा k बराबर 2.303 अपान t 1/2 रहेगा ही रहेगा और log बेस 10 ये आ जाएगा a और ये a हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से a से a कट जाएगा तो ये हमारा जो बनेगा k बराबर 2.303 अपान t 1/2, ये आ जाएगा log, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो log बेस 2 आ जाएगा। भाई आपको पता है कि log बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होता है। यह मान उठा करके इसी में रखेंगे तो हमें k बराबर जो मिल जाएगा 2.303 अपान t 1/2 और ये log की वैल्यू रखोगे तो ये हमें 0.3010 हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें k बराबर जो मिलेगा 0.6932 अपान t 1/2 जो है प्राप्त हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं t 1/2 बराबर 0.6932 बटे k। ये जो है हमें अर्ध आयु काल और वेग स्थिरांक में संबंध को जो है प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात? यानी t हाफ बराबर होता है 0.6932 अपान k। ये जो है समीकरण मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इस पर कहीं लिखा नहीं है, तो इसी को सिद्ध करने के लिए जो है पूछा जाता है। तो आप आराम से यहाँ से आप सिद्ध करेंगे तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई अर्ध आयु काल क्या होते हैं और अर्ध आयु काल तथा वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है। इस पर आपके न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल जो है हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर्स 160 का होगा, इसमें जितने भी टाइप के इस लेसन के न्यूमेरिकल बनते थे सभी न्यूमेरिकलों की चर्चा हम जो है इत्मीनान से करेंगे। इसमें सिर्फ जो है हम डिफिनेशन और डेरिवेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक भाई, वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात इसमें कर लेते। देखो अगला जो क्वेश्चन जो बनता है
वो है आर्हेनियस समीकरण। यानी आर्हेनियस समीकरण आपके एग्जाम में पूछा जाता है, साथ में इसमें लॉग के पदों में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम पहले आर्हेनियस समीकरण क्या है इसको जान लेते हैं। हमारा जो आर्हेनियस समीकरण होता है वो के बराबर होता है a इंटू ई और इसका पावर EA अपान RT। भाई के बराबर होता है a e और माइनस पावर में माइनस EA अपान RT। देखो ये तो आर्हेनियस का समीकरण है। इसको अगर हम लघु गणितीय रूप में अगर देखा जाए, भाई इसको अगर हम लघु गणितीय रूप में लिखें तो हमारा हो जाएगा log के बराबर log e a e और पावर में EA अपान RT हो जाएगा। RT ये समीकरण बन जाएगा, भाई log दोनों पक्ष में आ जाएगा। देखिए एक चीज आप जानते हैं कि अगर आप log m इंटू n होता है तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n लिखा जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी हम ठीक करेंगे तो हमारा आ जाएगा log k बराबर log a प्लस log e माइनस EA अपान RT, ये समीकरण बन जाएगा। एक चीज और आप जानते हैं कि जो हमारा log m की पावर n होता है, अगर log m की पावर n होता है तो इसको लिख सकते हैं n log m, ये लिखा जाता है। भाई पावर जो होती है वो आगे आ जाता है, तो ऐसे यहाँ पर ठीक करेंगे तो ये हमारा log k बराबर log e a रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस EA अपान RT हो जाएगा और फिर log e जो है ये हमारा समीकरण बन जाएगा। आप जानते हैं इस e को सही करोगे तो ये हमारा log k बराबर log a हो जाएगा और माइनस EA अपान RT, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.303, ये हो जाएगा RT, ये इतना बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं log k बराबर log a माइनस EA अपान 2.303 r और इस t को जो है 1 अपान t जो है लिखा जा सकता है। और अगर इसको इधर ले जाएं तो हमें मिलेगा जो समीकरण log k बराबर माइनस EA अपान 2.303 r इंटू 1 अपान t, उसके बाद प्लस log a, ये हमारा जो है log k के पदों में ये जो है वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब इसको अगर हम y बराबर mx प्लस c से अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में y इक्वल mx प्लस c से तुलना करा के इसका जो ग्राफ हमें दिखाई देगा, ग्राफ जो प्राप्त होता है वो कुछ इस तरीके, ये हमारा y हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, y डैश x डैश, ये जो ग्राफ हमारा मिलता है ये 1 अपान t हो जाएगा और इसका स्लोप जो होगा EA अपान RT हो जाएगा और ये जो है log k होगा। और इसके अगर हम अंतःखंड की बात करें तो इसमें अंतःखंड जो होगा बराबर log a जो है अंतःखंड मिलेगा। तो इस तरीके से इसका जो है ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए ग्राफ कभी भी पूछ लिया जाता है तो इसको आप जो है जाने रहिएगा। अब इसमें इस समीकरण में किसकी क्या वैल्यू है अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। k बराबर जो होता है ये वेग स्थिरांक है, k बराबर वेग स्थिरांक, a बराबर जो होता है आवृत्ति गुणांक कहा जाता है इसको, और एक शब्द इसमें EA लिखा गया है वो जो है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है। और R जो होता है गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक, और जो T लिखा गया है ये जो है परम ताप होता है। समझ में आई बात? तो ये तो थे आर्हेनियस समीकरण और इसको जो है ग्राफ में किस तरीके से बनाया जाता है ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो हम जानने वाले हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा गया है वो है आभासी एकाणु अपक्रिया। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रथम कोटि की वह अपक्रिया जिसकी आणविकता एक नहीं होती, यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया ही जैसी लगती है लेकिन इसकी आणविकता एक नहीं होती है,
इसे हम आभासी एकाणु अपक्रिया कहते हैं। यानी प्रथम कोट की वह अपक्रिया जिसकी आणविकता एक ना हो, आभासी एकाणु अपक्रिया कहते हैं, उसे हम आभासी एकाणु अपक्रिया कहते हैं। जैसे अगर इसके उदाहरण की बात करें तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन होता है, अब एथिल एसीटेट का जो फार्मूला है भाई CH3COO C2H5 है। इसको आप जब जल में घोलोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा जो बनेगा CH3COOH और साथ में C2H5OH प्राप्त होता है। तो ये हमारा एस्टिक एसिड बनेगा, एस्टिक एसिड, और ये एथिल अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल। और ये हमारा एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट। आप देख रहे हैं, अगर गौर से देखोगे तो एक अणु ये दोनों अणु भाग ले रहे हैं और दोनों अणु उपस्थित होकर के जल अपघटन कर रहे हैं। लेकिन अब ये आभासी एकाणु अपक्रिया क्यों कहा गया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अणु तो दो भाग ले रहे हैं, लेकिन इसका जो पूरा रेट जो डिपेंड कर रहा है वो केवल एक ही अणु पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसे आभासी एकाणु अपक्रिया का उदाहरण कहा गया। भाई अगर देखा जाए तो प्रथम कोट की अपक्रिया, यानी ये अपक्रिया कैसी है, इसकी कोट एक है, यानी प्रथम कोट की वह अपक्रिया जिसकी आणविकता एक ना हो। भाई आणविकता दो है ना, एक ये है एक ये है, आणविकता एक ना हो मतलब एक से ज्यादा हो, यदि दो हो तो ऐसी अपक्रिया को आभासी एकाणु अपक्रिया कहते हैं। प्रथम अपक्रिया कैसी होगी? प्रथम कोट की अपक्रिया होगी, लेकिन इससे जो आणविकता है एक ना होकर के दो होती है, तो इसे हम आभासी एकाणु अपक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया हो और हमने उसका चर्चा न किया गया हो। तो इस पूरे लेसन को हमने जो है इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और आप अपनी तैयारी बेहतर करिएगा। फिर अब हम अगले लेक्चर्स में जो है इसके जितने भी न्यूमेरिकल टाइप्स के बनते हैं उन न्यूमेरिकलों का जो है जिक्र करेंगे और एक एक न्यूमेरिकल जो है बारीकी से देखेंगे। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।